हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या आरटीटी। क्लोनिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से ये चीज़ आ जाती है और ये एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है जिसमें हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। आजकल यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के मैनिपुलेशन की टेक्निक बहुत अधिक विकसित होती जा रही है। अतः न्यू जीन्स की आर्टिफिशियल सिंथेसिस व उस जीन का ऑर्गेनिज्म में इंसर्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है तथा इस प्रकार बने हुए प्रोडक्ट को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि इस प्रकार से जेनेटिक मैनिपुलेशन है जिसमें मनचाहे जीन को, जो डिज़ायर्ड जीन होते हैं, उनको डिज़ायर्ड प्लांट एनिमल्स में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसडक्शन द्वारा कराई जाती है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसडक्शन द्वारा कराई जाती है जिसके अंतर्गत वायरस जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स या डीएनए सेगमेंट को पहले वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है। यह वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं तथा यह टेक्निक जीन क्लोनिंग कहलाती है। तो मतलब जिसके थ्रू हम उसको एंटर करा रहे हैं वो कहलाएंगे वेक्टर, और ये जो टेक्निक है वो जीन क्लोनिंग कहलाएगी। काइमेरिक वायरस में देखते हैं सिंथेटिक वायरस होता है, मतलब फॉरेन डीएनए का जो वायरस है। काइमेरिक वायरस मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपेबल नहीं होता, इसलिए इसे बैक्टीरिया की लिविंग सेल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यह होस्ट सेल डिफरेंट वैरायटीज़ की हो सकती है तथा इनकी चॉइस जो जीन इंजीनियरिंग यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ऑब्जेक्ट है उस पर निर्भर करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टोटल प्रोसेस को निम्न स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक स्टेप वाइज हम पढ़ें, टोटल स्टेप में डिवाइड करें तो इसकी निम्न स्टेप्स हो सकती हैं। निम्न स्टेप कौन कौन सी स्टेप्स हैं? जैसे पहली स्टेप थी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, फिर है फ्यूजन ऑफ वेक्टर डीएनए विद डिजायर्ड फॉरेन डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, फ्यूजन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर डीएनए विद डिजायर्ड फॉरेन डीएनए, फिर है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब एक प्रकार से सबसे पहले हमें जो जीन को हमें इंसर्ट करना है उसको हमें आइसोलेट करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना होगा। फिर एक वेक्टर का सिलेक्शन करना होगा जिसके थ्रू हम उसको इसमें एंटर करेंगे। वेक्टर का सिलेक्शन करना होगा। फिर फ्यूजन ऑफ वेक्टर डीएनए विद डिजायर्ड फॉरेन डीएनए, इस वेक्टर डीएनए को और जो डिजायर्ड फॉरेन डीएनए उसको हमें ऐड करना होगा। फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर है सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल कैरिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। फिर इसका जो होस्ट डीएनए है जिसमें ये फॉरेन डीएनए ऐड हुआ है उसका हम सेलेक्ट करके उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, वो जो जीन्स एक्सप्रेस हुए उनको देखते हैं कि वो जीन का एक्सप्रेशन हुआ या नहीं, ये देखते हैं। सबसे पहली स्टेप पढ़ते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। वह डीएनए फ्रेगमेंट जो क्लोन किया जाना है उसका नोन फंक्शन सेलेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
यह ऑर्गेनिज्म के विभिन्न बायोकेमिकल मेथड द्वारा, मतलब ऑर्गेनिज्म से यदि किसी डीएनए को, जीन्स को हमें अलग करना है, कौन से पर्टिकुलर जीन को, उसको जो अलग किया जाता है वो डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल मेथड द्वारा किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स, प्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, साउथर्न नॉर्थर्न प्लॉटिंग टेक्निक होती है। यह सभी प्रोसेस केवल एंजाइम द्वारा ही पॉसिबल है, केवल एंजाइम द्वारा ही इसको किया जा सकता है। जैसे न्यूक्लियेज है, पॉलीमरेज है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और एंडोन्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज है, पॉलीमरेज है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और एंडोन्यूक्लियेज है। फिर है दूसरी स्टेप है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा स्थान जरूर होता है जहां पर वेक्टर की आवश्यक क्रियाओं को प्रभावित किए बिना डीएनए को समावेशित किया जाए। मतलब हम वेक्टर एक ऐसा मीडियम यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम डीएनए का ट्रांसफर करना है, और जिस वेक्टर को यूज करें हमें ये भी ध्यान, मतलब वेक्टर एक जो बेस्ट वेक्टर है वो माना जाता है, जिससे हम कोई डीएनए का इंसर्शन करें तो जो उसकी जो आवश्यक क्रियाएं वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए ही हम उसमें नया जीन को ऐड कर दें ट्रांसफर कराने के लिए। डीएनए की क्लोनिंग उसी कंडीशन में संभव है जब वेक्टर डीएनए में रेप्लिकेशन की पावर हो और वो रेप्लिकेट भी करता हो, वही एक सच्चा वेक्टर होता है। वेक्टर विभिन्न टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम पहला यदि हम वेक्टर लेके चलें प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, तो प्लाज्मिड वैसे ऑटोनोमस रेप्लिकेंट्स होते हैं जिनके जीनोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट के रूप में सेल के अंदर पाए जाते हैं। मतलब किसी भी बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की रिंग्स हैं वो कहलाती हैं वेक्टर। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरियल सेल में स्पेसिफिक नंबर में पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मिड वेक्टर PSC 101 का उपयोग करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1973 में किया गया, जिससे प्लाज्मिड R625 के कैनामाइसिन प्रतिरोध प्रदान करने वाले डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन किया गया था। इस प्लाज्मिड में पर सेल 5 कॉपीज थी। बाद में बहुत सी कॉपीज वाले प्लाज्मिड को भी यूज किया गया। हाई क्लास के प्लांट्स में अधिकांश प्रयोग होने वाले जो वेक्टर है वो TI है, यानी कि एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, जो अनेक प्लांट्स के में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, जिसके कारण ट्यूमर नामक डिजीज होती है। तो अगर हम PVRS 322 का हम एक स्ट्रक्चर देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो उसमें ये साइट होती है, देखिएगा रेप्लिकेशन की ओरिजिन है E को लाइक R साइट है, E को R1 साइट है, ये PS1 साइट है, ये साल फर्स्ट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है। मतलब ये जो पूरी ये जो साइट हैं ये पर्टिकुलर टाइप के जीन्स को ऐड करने के लिए साइट हैं, इनको कट करके एक नया जीन ऐड कर सकते हैं और बिना इसको डिस्टर्ब किए। तो इस प्रकार ये प्लाज्मिड PVR 322 और उसकी करेक्टरिस्टिक की बात हुई। अगला जो वेक्टर हो सकता है वो वायरस है। वायरस इज वेक्टर। वायरस विशेषकर बैक्टीरियोफाज भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। एक बैक्टीरियोफाज सामान्य रूप से एक लीनियर डीएनए अणु के रूप में पाया जाता है। बैक्टीरियोफाज में जो डीएनए है वो एक लीनियर डीएनए के रूप में पाया जाएगा। इसको एक स्थान पर तोड़ने से फ्रैगमेंट बन जाते हैं और इन दोनों फ्रैगमेंट्स के बीच फॉरेन डीएनए के इंसर्शन से एक काइमेरिक बैक्टीरियोफाज की सिंथेसिस हो जाती है। जैसे पहले हमने लीनियर डीएनए लिया, उसमें से बीच में कट किया, कट करने से जो उसमें नया डीएनए फॉरेन डीएनए ऐड किया, फॉरेन डीएनए ऐड करने से जो वायरस बना वो काइमेरिक वायरस बन गया। हमने उसमें इंसर्शन कर दिया है नेक्स्ट नए जीन का, काइमेरिक वायरस की सिंथेसिस हो जाती है। यदि बाहरी डीएनए अधिक लंबा है तो बैक्टीरियोफाज डीएनए को उन खंडों को निकाल दिया जाता है जिसमें कोई अनिवार्य जीन ना हो। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो रही कि वो जीन बहुत लंबा है, उसमें हम डीएनए ऐड करके वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम उन जीन्स को निकाल देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हो। अननेसेसरी जीन्स को वहाँ से निकाल कर नया डीएनए को ऐड कर दिया जाता है। इस टेक्निक को बैक्टीरियोफाज में अप्लाई किया जाता है।
जिससे एक ऐसे छोटे जीनोम की संरचना हो सके जिसमें अनेक एंजाइम्स यूज करने के लिए केवल एक साइट हो। इससे क्या होता है, हम एक ही साइट पर बहुत सारे एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखें CMV जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है को भी काइमेरा वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, परंतु उसका उपयोग क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स पर ही हो पाता है। अतः इसकी जो होस्ट रेंज है वो बहुत नैरो है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली यदि हम देखें तो जैसे ये वाला पूरा लीनियर DNA था फाज वेक्टर का, इसके बीच में से कट किया गया, ब्रेक किया, ब्रेक टू रिलीज 2 फ्रेगमेंट, इसको तोड़ के, तो ऐसे करके इसमें अगर हम नया जीन ऐड कर दें, नया DNA ऐड कर दें, तो जो इंसर्शन कर देंगे इसके एंड्स पर फॉरेन DNA को, तो ये एक काइमेरिक वायरस बन जाएगा, काइमेरिक बैक्टीरियोफाज बन जाएगा। तो इस प्रकार हम वायरस को और वायरस को और प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर का काम केवल जो फॉरेन DNA है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने, वाहक का काम करना, एक मीडियम के रूप में काम करना है, एक मीडियम के रूप में काम करता है और DNA को पहुंचा देता है, कैरी करता है एक प्रकार से। एक हो सकता है जैसे हमने पढ़ा, ये कहते हैं जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को आइसोलेट करके प्रोजेनी पार्टिकल्स बना लेते हैं, और इसमें हमें बताया जो था क्लोनिंग ऑफ DNA सेगमेंट था इन नॉन इसेंशियल रीजन ऑफ द फाज वेक्टर, मतलब नए DNA को ऐसी जगह ऐड कर दिए जहाँ वेक्टर में कोई काम के जीन्स, अनिवार्य जीन्स नहीं पाए जाते थे, वहाँ उसको ऐड कर दिया। अब है कॉस्मिड एज वेक्टर। तो अगला जो वेक्टर हो सकता है वो कॉस्मिड भी हो सकता है, यानी कि कॉस्मिड को भी हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉस्मिड ऐसे प्लाज्मिड पार्टिकल हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस नेमली कॉस साइट इंसर्ट हो जाते हैं, कॉस्मिड कहलाते हैं। यह कॉस साइट ही प्लाज्मिड DNA के लैम्ड के अल्फा पार्टिकल्स के रूप में पैक करने में सुविधा प्रदान करते हैं। यह कॉस्मिड को यूकैरियोटिक जीनोम से प्राप्त DNA के काफ़ी लंबे सीक्वेंस की क्लोनिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार कॉस्मिड और वेक्टर, वायरस को और प्लाज्मिड को हमने वेक्टर के रूप में पढ़ा।